तो हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ड्रैग मॉडल कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो रैग क्या होता है वो जान लेते हैं, और एक रैग एलएलएम से डिफरेंट कैसे होता है वो। तो रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसके नाम में इसका मतलब है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मतलब क्या कि ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे यूज़र अगर कोई क्वेरी करता है, ठीक है, अगर यूज़र पूछता है कि मैं 17 साल का हूँ, क्या मैं वोट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले ये जाता है इस वेक्टर डेटाबेस में, डेटाबेस में जाके चेक करता है उस क्वेरी से रिलेटेड कोई डेटा है क्या, और अगर उस क्वेरी से रिलेटेड कोई डेटा है तो उसको रिट्रीव करता है। ठीक है, अब उस क्वेरी से रिलेटेड डेटा को जब वो रिट्रीव कर लेता है तो उसके बाद वो डेटा को वो क्वेरी के साथ ऑगमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये रिट्रीव करता है वो डेटा, रिलेटेड डेटा, और फिर उसको क्वेरी के साथ ऑगमेंट कर देता है, और उसके बाद वो जो ऑगमेंटेड डेटा है उसको वो पास करता है एक एलएलएम को फॉर आंसर जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ रहा होगा वाई इसका नाम पड़ा है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, अब नॉर्मल एलएलएम्स में क्या होता है कि वो जिस डेटा पे ट्रेंड हुए उसी के रिलेटेड कोई आंसर कर पाते हैं, कुछ बाहर का पूछ लो तो हेलुसिनेट कर देते हैं। लेकिन रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन नॉलेज बेस चेक करता है अपना, और उसके बाद ही आंसर करता है, जनरेट करता है। अब इसमें पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इंजेक्शन पाइपलाइन और एक रिट्रीवल पाइपलाइन। तो इस वीडियो में हम इंजेक्शन पाइपलाइन पे डिस्कस करते हैं, वरना बड़ा हो जाएगा। तो इंजेक्शन पाइपलाइन मतलब क्वेरी से पहले जो भी होता है वो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो रॉ डेटा रहता है। रॉ डेटा को हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें मेटा डेटा हम ऐड करते हैं, और उसके बाद उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा क्लीनिंग की बात की जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा अगर कोई प्लेटफॉर्म है बायोमास का, बायोमास ट्रेडिंग से रिलेटेड, और उसमें मुझे कोई रैक का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसमें यूज़र्स क्या पूछ सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट बायोमास एंड उसका क्वालिटी वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, तो मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा, मेरे पास डेटा आएगा रिपोर्ट से, और डेटा आ सकता है कोई भी पीडीएफ से, रैंडम पीपीटी से, कहीं से भी डेटा आ सकता है। और डेटा जहाँ से भी आता है वो मैसी रहता है, कहीं कोई लाइन का इशू, कुछ हेडर फुटर, तो ये सब चीज़ हमें रिमूव करनी रहती है। तो अब डेटा क्लीनिंग के टाइम पे सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी पड़ती है वो है कि हर डेटा को आप प्लेन टेक्स्ट में मत कन्वर्ट करो। ट्राई करो कि डेटा के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका, वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो और उसमें कन्वर्ट करो उसको। जैसे कि ये मेरे पास एक सेंटेंस था, राइस कस इज़ अ टाइप ऑफ बायोमास विच इज़ कैलोरीफिक वैल्यू 3000। तो इसको मैं एज अ प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका हेडर फुटर निकाल के, स्पेसेस हटा के, बट इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर मैं पहचानूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बायोमास टाइप राइस हस और कैलोरीफिक वैल्यू 3000 किलो कैलोरीज। तो ऐसे अगर मैं स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम चंकिंग पे आते हैं तो चंकिंग इज़ नथिंग बट मतलब डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना। ठीक है, अब इसमें भी आप डेटा को टोकन्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि अगर मैं मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, उसको अगर मैं 100 टोकन में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 टोकन मतलब कम माना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट लूज़ कर देते हो, या फिर कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट आप एक चंक में नहीं स्टोर कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें लेस कॉन्टेक्स्ट स्टोर होता है। ठीक है, और अगर आप समझो 1000 टोकन का एक चंक बना रहे हो, तो 1000 टोकन में क्या होता है कि अननेसेसरी और इररिलेवेंट डेटा भी स्टोर हो जाता है, तो वो भी ज़्यादा हो गया। 100 कम हो गया, 1000 ज़्यादा हो गया, अननेसेसरी डेटा स्टोर हो जाता है इसमें। और तो परफेक्ट साइज़ क्या है, तो परफेक्टली अगर आपको चाहिए तो आप 400 to 600 टोकन का एक चंक बनाओ, क्योंकि एलएलएम का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है उसमें भी वो परफेक्टली फिट बैठता है, और प्लस उसमें आपका जो मीनिंग है डेटा का वो लूज़ नहीं होता, कोई अननेसेसरी डेटा ऐड नहीं होता। तो 400 to 600 जो है वही परफेक्ट साइज़ है। 400 to 600 टोकन का एक चंक आप बना सकते हो। अब चंकिंग में भी बहुत सारे टाइप के चंकिंग होते हैं, चंकिंग मेथड्स होते हैं। इसमें से हम टॉप 5 चंकिंग मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 चंकिंग मेथड में सबसे पहला चंकिंग मेथड है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ में क्या होता है कि आप बोलोगे कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसको मैं 500 टोकन के चंक्स में डिवाइड करूँगा सबको।
बट इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा एलएलएम से कि मैं 17 साल का हूँ, क्या मैं वोट कर सकता हूँ, और मेरे डेटाबेस में स्टोर है कि अ गाय कैन वोट इफ़ ही इज़ 18 एंड इफ़ ही हैज़ अ वोटर आईडी। तो उसमें से क्या होगा, अगर एक चंक में स्टोर रहेगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, चंक 1 में स्टोर रहेगा अ गाय कैन वोट इफ़ ही इज़ 18। और चंक 2 में क्या स्टोर हो जाएगा कि इफ़ ही हैज़ अ वोटर आईडी। तो जब मैं एलएलएम से क्वेश्चन पूछूंगा क्या मैं वोट कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ चंक 1 को देखेगा कि अ गाय कैन वोट इफ़ ही इज़ 18। बट 18 होने के साथ साथ उसके पास वोटर आईडी होना भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे जो मेरा मॉडल है वो गलत आंसर दे देगा कि येस यू कैन वोट। तो इसीलिए फ़िक्स साइज चंकिंग अवॉइड करनी रहती है। और फिक्स साइज चंकिंग के बाद आता है फिक्स साइज चंकिंग प्लस ओवरलैपिंग। ये फिक्स साइज़ की प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है कि आपका जैसे कि चंक है कोई 500 टोकन्स का, उसमें आप पिछले टेक्स्ट का 50 टोकन्स अपेंड कर देते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो चंक 1 चंक 2 था तो इसका डेटा इसमें अपेंड हो जाएगा, और जो चंक 2 शुरू होगा वो भी शुरू होगा इफ़ ही हैज़ अ वोटर आईडी से। तो ये जो इतना पार्ट था ये चंक 1 ने ओवरलैप कर लिया और ये भी वहीं से शुरू हो रहा है। तो ये था फिक्स साइज़ ओवरलैपिंग वाला मेथड। इसके बाद अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो वो है पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड में क्या होता है कि बेस्ड ऑन पैराग्राफ, सिंपल, अगर आपके पास 3 पैराग्राफ है तो आप एक पैराग्राफ को एक चंक में स्टोर करोगे, और 4 पैराग्राफ है तो 4 चंक में स्टोर करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिकर्सिव चंकिंग। रिकर्सिव चंकिंग एज अ बिगनर मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो वो पैराग्राफ बेस्ड चंक करता है, ठीक है। पैराग्राफ के बाद वो सेंटेंस वाइज भी चंक कर सकता है, और सेंटेंस के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो वो वर्ड वाइज भी चंक कर सकता है। तो ये ज़्यादातर मैं खुद भी यूज़ करता हूँ रिकर्सिव चंकिंग, ये आप भी यूज़ कर सकते हो। और अगर लास्ट हम बात करें तो सिमेंटिक चंकिंग। सिमेंटिक चंकिंग ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ चंकिंग है। इसमें हम बेस्ड ऑन मीनिंग स्टोर करते हैं, मतलब कैसा टेक्स्ट है, क्या फॉर्मेट है, वो सबसे कुछ मैटर नहीं करता, उसका मीनिंग क्या है वो मीनिंग के बेस में हम स्टोर करते हैं। अब जैसे कि हम इसमें स्टोर करेंगे चंक 1 में हम स्टोर करेंगे बायोमास रिलेटेड डेटा, और चंक 2 में हम स्टोर करेंगे उसके टाइप्स, ठीक है। तो इसमें हम मीनिंग के बेस में डिसाइड करते हैं। बट सीमेंटिक चंकिंग में क्या होता है, आपको एलएलएम रिक्वायर होता है उसका मीनिंग निकालने के लिए एलएलएम की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया चंकिंग, सॉरी। अब चंकिंग के बाद आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा पर डिस्कस कर लेते हैं, और मेटा डेटा क्यों ज़रूरी है वो। नॉर्मली आप किसी को देखोगे तो ज़्यादा कोई मेटा डेटा यूज़ करता नहीं, बट मेटा डेटा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अब मैंने कुछ स्टोर किया है, मेरे पास राइस हस्क है, ठीक है। मेरे पास 2018 में कुछ राइस हस्क था जिसका वैल्यू था कुछ 2000 रुपये, और मेरे पास राइस हस्क 2023 में जो आया उसका वैल्यू था कुछ 5000 रुपये। अब मैं इसको ऐसे ही चंक में स्टोर कर दूँ, मतलब नॉर्मली बिना मेटा डेटा के स्टोर कर दूँ, तो ये चंक 1 हो जाएगा, ये चंक 2 हो जाएगा। और क्या होगा कि अपना जो रैग मॉडल है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि राइस हस्क की वैल्यू 5000 है कि 2000 है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ इसका मेटा डेटा भी लिखते हैं। लाइक ये वाला जो चंक है, ये चंक जो है ये हमारा, इसका मेटा डेटा हम स्टोर करेंगे टाइम, इसका टाइम था 2018, और राइस हस्क वाले का टाइम था, इसका मेटा डेटा में लिखेंगे 2023। तो अब जब यूज़र सर्च करेगा तो हमारा मॉडल उसको बोल सकता है कि 2018 में इतना प्राइस था, 2023 में इतना प्राइस है। अब वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि ये दोनों में से कौन सा प्राइस है। वैसे ही आप लोकेशन के बेस पे भी फ़िल्टर कर सकते हो, और टाइप पे कर सकते हो, ऐसे अलग अलग टाइप में आप फ़िल्टरिंग इनेबल कर देते हो। तो मेटा डेटा इस वजह से ज़रूरी है। और इसके बाद वाला प्रोसेस है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग इज़ नथिंग बट, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसका आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब एम्बेडिंग मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सिंपल सा एम्बेडिंग का मतलब है। और उसके बाद आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या होता है कि सबको लगता है कि रैग मतलब वेक्टर डेटाबेस।
अब रैग मतलब वेक्टर डेटाबेस ज़रूरी नहीं, जो भी हमने ये लिया है, जैसे कि स्टोरेज किस फॉर्म में स्टोर होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरा टेक्स्ट था, टेक्स्ट स्टोर होगा आई एम फ्रेम, टेक्स्ट के बाद उसका एम्बेडिंग स्टोर होगा, एम्बेडिंग कुछ नंबर रहेगा कुछ तो, और उस एम्बेडिंग के बाद उसका मेटा डेटा स्टोर होगा। तो ये मेरा एक इसको हम एक चंक मान सकते हैं, एक चंक में वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की एम्बेडिंग है और उसका मेटा डेटा है, ठीक है। और ये होगा वेक्टर डेटाबेस में स्टोर। साथ ही साथ अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, जैसे कि कोई राइस हस्क, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 3000, कोई शुगर केन वाला वेस्ट, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है कुछ 2000। तो ये कैसा, ये स्ट्रक्चर डेटा है, तो इसके लिए हम रिलेशनल डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टग्रेस यूज़ करते हैं, या फिर जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अगर आप दोनों डेटाबेस यूज़ करते हो, वेक्टर और रिलेशनल, तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा आपका रैग मॉडल। तो ये था ओवरव्यू अबाउट रैग इंजेक्शन पाइपलाइन। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं रिट्रीवल पाइपलाइन के बारे में।